आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। यूपी पंचायत चुनाव के पहले हिंसा, महिला प्रस्तावक की साड़ी खींची, बीटीसी मेंबर के अपहरण की कोशिश के दौरान जेठ की हत्या। पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़, केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर दी चेतावनी। अयोध्या में सरयू नदी के गुप्तार घाट में स्नान करते समय डूबे 15 लोगों में से 3 को बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, जम्मू कश्मीर में 2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन। पाकिस्तान ने फिर कहा, लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास हमले में भारत का हाथ। भारत ने गुरुवार को लाहौर हमले पर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया था। जो बाइडेन ने कहा, सभी अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। और फ्रांस में भारत को झटका, करीब 20 संपत्तियों की जब्ती का आदेश। आइए अब देखते हैं कुछ खास खबरें। लखनऊ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में जोरदार हिंसा, मारपीट और गोलीबारी हो रही है। बहराइच में एक महिला बीटीसी मेंबर के अपहरण के दौरान उसके जेठ की हत्या कर दी गई। लखनऊ के एक होटल में संत कबीर नगर के 30-32 बीटीसी सदस्यों ने वीडियो वायरल करके कहा कि वो किडनैप हो गए हैं। उधर लखीमपुर में समाजवादी पार्टी के एक महिला प्रस्तावक की साड़ी खींचने के मामले में एक शख्स को अरेस्ट किया गया है, जबकि 6 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार पर तीखा हमला किया। लखीमपुर में सपा उम्मीदवार रितु सिंह प्रस्तावक महिला की साड़ी खींचने की कोशिश की गई। यही नहीं, रितु का पर्चा नामांकन कक्ष में जिन्होंने छीना, उनमें एक बड़े हिंदी अखबार का रिपोर्टर भी शामिल था। उस पर भी उम्मीदवार के साथ बदसलूकी का आरोप है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया को साल 2011 में हुई जनगणना के आधार पर लागू किया जाएगा। उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि 1981 में एक परिसीमन आयोग बनाया गया था, जो 14 साल बाद 1995 में अपने सुझाव दे सका। ये 1981 की जनगणना के आधार पर था, जिसके बाद से अब तक कोई परिसीमन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, 2020 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के सेक्शन 62 के तहत 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के भाग 5 के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश की 24 सीटें खाली रहेंगी और परिसीमन प्रक्रिया से भी बाहर रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई अगुवाई वाले परिसीमन आयोग ने इस सप्ताह जम्मू कश्मीर का 4 दिन का दौरा किया, मगर एक प्रमुख दल पीडीपी ने परिसीमन प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि परिसीमन के लक्ष्य पहले से ही तय है और आयोग सिर्फ उन्हें अमल में लाने के लिए इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। जमीयतुल कुरैश के अध्यक्ष हाजी यूसुफ कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पर बड़ा हमला बोला। हाजी यूसुफ कुरैशी ने कहा कि जब केंद्र में यूपीए की हुकूमत थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से हमने स्लॉटर हाउस को कानूनी वैधता देने और इस कारोबार को आधुनिक व्यवसाय की मुख्य धारा से जोड़ने का आह्वान किया था, जिसके बाद मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाने का रास्ता साफ हुआ था। तत्कालीन नगर विकास मंत्री, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उस समय उन्होंने केंद्र सरकार के फंड का सदुपयोग किया होता तो शायद आज कुरैशी समाज बर्बादी की कगार में ना खड़ा होता। हाजी यूसुफ कुरैशी ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने का फैसला लिया, तब हमारे डेलीगेशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें बताया कि स्लॉटर हाउस अवैध नहीं है, बल्कि वे सभी नगर निगम और नगर पालिका की देखरेख में चलाए जाते हैं, जिसका वो हमें लाइसेंस देती है। हमारी बातों को सुनने के बाद हर संभव सहयोग करने की बात की गई। एक सवाल के जवाब में कुरैशी समाज विधानसभा चुनाव 2022 में किसे वोट देगा, इस पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि हमारा संगठन एक समाजी प्लेटफॉर्म है, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, बस हमारे समाज को सुरक्षा, हमारे व्यवसाय को बढ़ावा और हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले, हमारी और कोई दूसरी तीसरी मांग नहीं है। ब्रिटेन की कंपनी केन एनर्जी ने लंबे समय से चल रहे एक टैक्स विवाद में फ्रांस में 2 करोड़ यूरो, लगभग 166 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की भारत की सरकारी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार हासिल कर लिया है। एक फ्रांसीसी न्यायाधिकरण ने सेंट्रल पेरिस में लगभग 20 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दे दिया है। क्योन ने कहा कि वो $1.2 अरब के विवाद का एक सौहार्दपूर्ण समाधान चाहता है।
स्कॉटलैंड के एडिनबरा स्थित तेल और गैस फर्म केयर्न एनर्जी का टैक्स अदायगी को लेकर भारत सरकार के साथ विवाद चल रहा है। केयर्न की भारत में चल रही एक कंपनी में 10% की हिस्सेदारी थी, जिसे वो बेचने की कोशिश कर रहा था। उसे भारत के आयकर विभाग ने जब्त कर लिया था। केयर्न इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में गया था, जिसने दिसंबर 2020 में भारत को आदेश दिया था कि कंपनी को 1.7 अरब डॉलर के हर्जाने का भुगतान किया जाए। भारत सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। इसी दौरान केयर्न ने भारत सरकार की उन संपत्तियों की पहचान करनी शुरू कर दी है जिन्हें भारत सरकार के हर्जाना ना देने की सूरत में वो जब्त कर सके। इसमें एयर इंडिया की मिल्कियत वाली संपत्तियां शामिल हैं। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार को किसी भी फ्रांसीसी न्यायालय से इस संबंध में कोई नोटिस, आदेश या संदेश नहीं मिला है। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।